रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुधा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सुधा की माँ का नाम गायत्री था। गायत्री और सुधा बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उन दोनों के पास रहने के लिए केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। सुधा जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद अकेले ही उसकी माँ ने उसकी परवरिश की थी। अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए सुधा की माँ बड़े बड़े बंगलों में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। एक दिन गायत्री अपनी बेटी सुधा को अपने साथ काम पर ले जाती है। वहाँ पर गायत्री अपना साफ सफाई का काम कर रही थी और सुधा उसे देख रही थी। काफी देर तक अपनी माँ को काम करते हुए देखने के बाद सुधा अपनी माँ से कहती है, माँ, अब कितनी मेहनत से इस पूरे बंगले को साफ करती हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग फिर से गंदा कर देते हैं। ऐसे नहीं बोलते मेरी बच्ची, साफ सफाई करना ही तो मेरा काम है। इन लोगों ने मुझे इसलिए रखा है कि अगर इनसे घर गंदा हो जाता है तो उसे मैं साफ करूं। उसी काम के तो मुझे पैसे मिलते हैं। अब अगर मैं साफ सफाई नहीं करूंगी तो इस बंगले का मालिक कोई और नौकरानी रख लेगा और जो पैसे मुझे मिलते हैं वो पैसे किसी और को मिला करेंगे। इसलिए बेटा ऐसे नहीं बोलते। माँ, ये बंगला कितना शानदार है ना। हाँ बेटी, इस बंगले के मालिक बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए उनका घर इतना शानदार है। माँ, क्या हम ऐसे बंगले में नहीं रह सकते? नहीं बेटी, इतना बड़ा बंगला हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होता। ऐसे बंगलों में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। माँ, ऐसा भेदभाव क्यों? ये बंगला सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही क्यों होता है? क्योंकि बेटी, अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है जिससे वो इतना बड़ा बंगला खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता। इसका मतलब हमारी जिंदगी में पैसा होना बहुत जरूरी है। हाँ, सही कहा तुमने। अब मुझे काम करने दो, काम करूँगी तभी तो हमारे पास भी पैसा आएगा ना। और अगर भगवान ने चाहा तो हम भी एक दिन इतना ही बड़ा बंगला खरीदेंगे। इतना कहकर गायत्री फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है और सुधा पूरे बंगले में घूमकर वहाँ की सजावट देखने लगती है और बहुत खुश होती है। तभी अचानक से उसका हाथ एक फ्लावर पॉट पर लगता है और वो फ्लावर पॉट गिरने ही वाला होता है कि तभी उस बंगले की मालकिन आकर उस फ्लावर पॉट को बचा लेती है। ये किसकी बच्ची है? अपनी मालकिन की आवाज सुनकर गायत्री झट से वहाँ आती है और अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, ये मेरी बेटी है सुधा। अपनी बच्ची को लाई हो तो जरा ध्यान भी रखा करो। अभी ये मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ देती, वो तो मैंने बचा लिया। अगर ये फ्लावर पॉट टूट जाता तो पता है तुम्हें मेरा कितना नुकसान हो जाता। इसलिए कल से तुम अपनी बेटी को घर पर ही रख कर आना। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटी को मेरे इस शानदार बंगले में लाने की। इतना कहकर मालकिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद गायत्री अपना सारा काम खत्म करके अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद गायत्री अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है और उसे खिलाती है। सुधा खाना खाते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या? तुमसे कौन सी गलती हो गई बेटा? तुम तो आज पूरा दिन मेरे साथ थी। माँ, आज मेरी वजह से आपकी मालकिन ने आपको डांटा। मैं कल से आपके साथ उस बंगले में नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो तो तुम्हारा हाथ फ्लावर पॉट पर गलती से लग गया था और मालकिन मुझे डांट नहीं रही थी, वो मुझे समझा रही थी कि मैं तेरा ख्याल रखूं, क्योंकि वो फ्लावर पॉट टूटने से तुझे चोट भी लग सकती थी ना। इतना कहकर गायत्री सुधा को खाना खिलाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। लेकिन आधी रात को सुधा की आंखें खुल जाती है और वो अपनी मम्मी और मालकिन की बातों को याद करती है। उसके बाद वो मन ही मन सोचती है, माँ को क्या लगता है कि अगर वो मुझे झूठ बोलेंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है वो मालकिन माँ को डांट रही थी। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं भी एक दिन बहुत अमीर बनूंगी और अपनी माँ के लिए एक बंगला बनवाऊंगी। अपने शानदार बंगले को देखने के लिए मैं गरीब लोगों को भी आने दूंगी। मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगी। ये सोचकर सुधा सो जाती है और अगले दिन गायत्री अकेले ही काम पर जाती है। वो सुधा को लेकर नहीं जाती। सुधा अपनी झोपड़ी के बाहर खेलने लगती है। खेलते खेलते उसको एक मटका दिखता है।
सुधा जैसे ही उस मटके को खोलती है, उसमें से एक विशाल तितली बाहर निकलती है। उसे देखकर सुधा डर जाती है। तब वो विशाल तितली कहती है, डरो मत सुधा, मैं एक जादुई विशाल तितली हूँ। तुमने आज कई सालों बाद मुझे इस कैद से आजाद किया है। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करके यहाँ से चली जाऊंगी। तितली की ये बातें सुनने के बाद सुधा बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट तितली से कहती है, मेरी माँ एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में साफ सफाई का काम करती है। मैंने देखा है, वो बंगला बहुत ही ज्यादा शानदार है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक उतना ही शानदार बंगला हो, ताकि मेरी माँ को कोई भी डांट ना सके और उन्हें कभी भी काम करने ना जाना पड़े। सुधा, जितनी प्यारी तुम दिखती हो, असल में तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा प्यारा है। तुम्हारा अपनी माँ के प्रति इतना सारा प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं तुम्हारी इस छोटी सी झोपड़ी को बड़े सोने के बंगले में बदल दूंगी। फिर देखना, तुम्हारे सोने के बंगले को बहुत सारे लोग देखने आएंगे। तुम उससे पैसे भी कमा सकती हो। फिर तुम और तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाएंगे। इतना कहकर वो जादुई विशाल तितली सुधा की झोपड़ी को एक जादुई विशाल सोने के बंगले में बदल देती है। इतना ही नहीं, उस बंगले के अंदर की सारी चीजें भी सोने की हो जाती हैं। फिर वो जादुई तितली वहाँ से गायब हो जाती है। सुधा अपना जादुई विशाल सोने का बंगला देखकर बहुत खुश होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना शानदार बंगला मेरा है, और वो भी कोई साधारण नहीं बल्कि सोने का। थोड़ी देर बाद गायत्री अपने काम से लौटती है तो वो देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह पर एक शानदार सोने का बंगला है। ये सब देखकर गायत्री हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, अरे मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई, लेकिन मैं तो उसी रास्ते से आई हूँ जिस रास्ते से मैं रोज आती हूँ। फिर मेरी झोपड़ी कहाँ है और ये शानदार बंगला किसका है? गायत्री ये सोच ही रही होती है कि तभी उस बंगले में से उसकी बेटी सुधा निकलती है और कहती है, माँ आप आ गई, देखिए ये बंगला हमारा है। लेकिन कैसे सुधा, इतनी जल्दी इतना बड़ा बंगला हमारे पास कैसे आया, और वो भी सोने का? उसके बाद सुधा अपनी माँ गायत्री को सारी बात बताती है कि किस प्रकार विशाल तितली ने उसकी मदद की। सारी बात जानने के बाद गायत्री बहुत खुश होती है। फिर सुधा कहती है, देखा माँ, मैं कहती थी ना कि एक दिन हमारे पास एक शानदार बंगला होगा। देखो अब हमारे पास जादुई सोने का बंगला है। आप इससे जो कुछ भी मांगोगी आपको मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर इस बंगले से बहुत सारा धन मांगेंगे और हम गरीबों की मदद करेंगे। हम बाकी अमीरों की तरह गरीबों को डांटेंगे नहीं, बल्कि हम उनके सामने बहुत विनम्रता से पेश आएंगे। वाह मेरी बच्ची, कहने को तो तुम्हारी परवरिश मैंने की है, लेकिन तुम्हारे अंदर सारे गुण अपने पापा वाले हैं। तुम बिल्कुल अपने पापा पर ही गई हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची। माँ चलिए जादुई बंगले से बहुत सारा धन मांगते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर जादुई बंगले से बहुत सारा धन मांगती हैं। बिना देरी किए जादुई बंगला उन्हें बहुत सारा धन दे देता है। उन पैसों को वो दोनों गरीबों में बांट देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत सारे लोग सुधा और उसकी माँ के उस जादुई विशाल सोने के बंगले को देखने आने लगे थे। पहले उनका महल पूरे गांव में फेमस हुआ, फिर शहर में। देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में उनका महल विख्यात हो गया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी सुधा के जादुई विशाल सुनहरे बंगले को देखने आने लगे। सुधा ने अपने बंगले को देखने के लिए टिकट लगा दिया, जिससे कि उसकी कमाई भी होने लगी। इसी तरह कुछ ही दिनों बाद सुधा और गायत्री बहुत अमीर हो गए। बेटी, आज तुम्हारी वजह से मैं इतनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ, मैंने आपसे वादा किया था ना कि हमारे पास भी एक दिन शानदार बंगला जरूर होगा। मेरा मन सच्चा था, इसलिए भगवान ने हमारी मदद की। माँ, हम चाहे जितना भी अमीर हो जाएं, लेकिन कभी गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है हमें हमारे गाँव में एक सरकारी अस्पताल बनवा देना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा है तुमने बेटी। हाँ माँ, जो गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पाते, हमारे अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त में होगा। इसी प्रकार सुधा और गायत्री दोनों मिलकर अपने गांव को शहर की तरह बना देते हैं। अब गायत्री अपनी उस मालकिन से भी ज्यादा अमीर थी, जिसके यहाँ वो काम करती थी। अब उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो जादुई सुनहरे विशाल बंगले में अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत करने लगे। किसी गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी किरण और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालता था।
कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। सुनो किरण, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंक आऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं जी? लड़का लड़के पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये सब तो ऊपर वाली की मर्जी से होता है। अपनी बकवास बंद करो। मैं क्या कोल्हू का बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूंगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और तुम 3 खाने वाले हो। अगर एक लड़की और हुई तो मुझे उसे भी खिलाना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। इतना कहकर कमलेश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है। कमलेश भागा भागा अस्पताल आता है। अरे किरण, मेरा बेटा हुआ है ना? कमलेश की पत्नी उसे कुछ जवाब नहीं देती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई है। किरण की बात सुनकर कमलेश गुस्सा हो जाता है और अपनी लड़की को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन कमलेश किरण की एक नहीं सुनता और अपनी लड़की को नदी किनारे ले आता है। मुझे माफ कर दे मेरी बिटिया, मैं गरीब मजदूर हूँ। मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए तेरा मर जाना ही ठीक है। इतना कहकर कमलेश छोटी बच्ची को नदी के किनारे छोड़ देता है। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। नदी के पास एक पेड़ के नीचे राक्षस रहता था। उसके कानों में बच्ची की रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है ये? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो राक्षस छोटी बच्ची के पास आ जाता है। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा। राक्षस उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। परी अपने जादू से राक्षस के हाथों से बच्ची को छीन लेती है और कहती है, तू इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रहा है? इस बच्चे ने इस दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा है और तू दुष्ट इसे खाने की सोच रहा है। इसके माँ बाप इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सजा दूंगी, लेकिन इस मासूम को तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे इस बच्चे को छीन कर दिखा। इतना कहकर सिंड्रेला बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ गई परी, कहाँ गई? आज तूने मुझसे मेरा भोजन छीनकर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। सिंड्रेला परी उस बच्चे को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे लोगों से वो बच्चे के माता पिता के बारे में पता करती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। सिंड्रेला परी बच्चे को लेकर परीलोक चली जाती है। तभी रानी परी बच्चे को देखकर कहती है, अरे सिंड्रेला परी, ये तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? इतना सुनकर सिंड्रेला परी रानी परी को सारी बात बता देती है। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल परी हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इस बच्चे को यहाँ पर परीलोक में नहीं रख सकती हो। तुम्हें तो पता है परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्चे को ज्यादा देर यहाँ पर रखा तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। रानी परी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? किसके पास छोड़कर आऊँ इसे? तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। इस बच्चे के माता पिता नहीं मिलते हैं तो तुम इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। इतना सुनकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकती। कितनी मासूम बच्ची है ये। अगर इसके माँ बाप मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं ही पालूंगी और मैं ही इसकी माँ बनूंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी एक आम लड़की में बदल जाती है और उसी गांव में रहने लग जाती है। सिंड्रेला परी बच्चे का नाम चिंकी रखती है और चिंकी की हर ख्वाहिश पूरी करती है और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। अब चिंकी बड़ी हो चुकी थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। राक्षस उसी दिन से सिंड्रेला परी और उस बच्चे को ढूंढ रहा था। परी, मैं तेरा पता जरूर लगाऊंगा और तुझे ढूंढकर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। एक दिन सिंड्रेला परी अपने परीलोक से पृथ्वीलोक लौट रही थी। तभी राक्षस उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और राक्षस पीछा करते करते सिंड्रेला परी के घर आ जाता है। मेरी प्यारी बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट लेकर आई हूँ।
वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप मेरी सारी इच्छा पूरी करती हो। अच्छा, तो ये परी यहाँ पर रहती है, मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। एक दिन सिंड्रेला अपने घर से परी लोग जा रही होती है। तभी राक्षस परी को जाते हुए देख लेता है और सिंड्रेला परी का रूप बनाकर उसके घर में चला जाता है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। चिंकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राक्षस के साथ चल पड़ती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पर पास में ही मेरी एक सहेली रहती है, मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी उससे मिलवा दूं। तभी राक्षस चिंकी को अपनी गुफा में ले आता है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। चिंकी राक्षस को देख बहुत डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मेरी माँ कहाँ पर है? तो चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को यहाँ पर लेकर जरूर आऊँगा और तुम दोनों माँ बेटी को मारकर खा जाऊंगा। उधर परी अपने घर पर पहुँच जाती है। चिंकी बेटी, कहाँ पर हो? देखो मम्मा आ गई, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर आई है। सिंड्रेला चिंकी को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद परी घर से बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, आंटी आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और चिंकी को राक्षस के गुफा में जाते हुए देखा था। सिंड्रेला को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो राक्षस की गुफा के बाहर जाकर अपना परी रूप में आ जाती है और परी के रूप में राक्षस की गुफा में आ जाती है। आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तेरा जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ मेरी शक्ति ही काम कर सकती है। परी राक्षस के ऊपर अपनी जादुई छड़ी से जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। वो राक्षस परी को बंदी बना लेता है। देख राक्षस, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी आंख बंद करके रानी परी को याद करने लगती है और रानी परी को सारी बात बताती है। राक्षस दोनों को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है और राक्षस पर एक पवित्र जल डालकर उसको जला देती है। राक्षस जलकर मर जाता है। इसके बाद रानी परी सिंड्रेला और चिंकी को आजाद कर देती है। फिर सिंड्रेला चिंकी को अपनी सारी बात बताती है कि वो एक परी है। तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सिंड्रेला की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहां पर चिंकी का पिता कमलेश भी आ जाता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो। मेरी असली माँ और पिता मेरी परी माँ है, जिन्होंने मुझे बचाया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से सिंड्रेला परी निर्णय लेती है कि वो चिंकी के असली माता पिता के साथ और चिंकी को अपने साथ लेकर रहेगी। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी और चिंकी के असली माँ बाप और चिंकी सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। मानसी और अवनी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। साथ पढ़ना, घूमना, शॉपिंग करना, यहाँ तक कि दोनों एक जैसे कपड़े भी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई बर्गर खा रही होती है। तभी मानसी बोलती है, यार तुझे पता है, मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है। अच्छा जी, यार एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल ना। यार देख, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर यार मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आई लव यू मानसी। क्या? हाँ मानसी। अवनी यार, ये सब तो क्या बोल रही है? ये सब कब, कैसे? अरे यार तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या यार, कैसे मजाक करती है तू? ऐसी ही दोनों सहेलियां हंसी मजाक करती है और शाम को अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मानसी के लिए अनमोल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आता है। 7 फेरे पूरे होने पर वर वधू शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। मानसी और अनमोल को स्टेज पर बिठाया जाता है।
जिसके बाद हाथों में तोहफे लिए अवनी उन दोनों के पास जाती है और बोलती है, तो मेरी प्यारी सहेली मानसी और उसके पति अनमोल को मेरे यानी मानसी की परम मित्र अवनी के तरफ से आपके नव विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नंबर की पगली ही रहना तुम हमेशा। अनमोल जी, ये मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ है। थैंक यू अवनी, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। चलो अब फाइनली मैं फ्री हूँ, मेरी सिरदर्दी खत्म हुई, अब आप ही संभालो इसे। अच्छा, तो मैं तेरी सरदर्दी हूँ? बहुत अच्छे। और नहीं तो क्या, अब मैं मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। ठीक है, कर लियो। वैसे भी मैं जा रही हूँ विदा होकर। कमीनी, तू ही रोएगी सबसे ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मानसी की विदाई हो जाती है और मानसी एक अच्छी बहू की तरह सारे ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है। साथ ही अनमोल भी उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन देर रात को अनमोल ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे अवनी मिल जाती है। अवनी को देखती ही अनमोल कार लेकर उसके पास जाता है और उसके सामने कार रोककर बोलता है, हेलो अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अनमोल, तुम? कुछ नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी तो टैक्सी का वेट कर रही थी। अरे आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी कैसी? आओ, तुम सोचो मत ज्यादा, बैठ जाओ। अनमोल के बार बार कहने पर अवनी कार में बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अवनी बोलती है, और बताइए अनमोल, मानसी कैसी है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, आप बताइए। जी सब बढ़िया। और बॉयफ्रेंड है आपका? अरे नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ, आप बन जाओ। ओह माय गुडनेस, इतनी अच्छी लड़की ऑफर दे रही है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। ओह रियली? फिर आपको बता दूं कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से हाँ कर देना। जी मैं तो हाँ कहता हूँ। कंप्यूटर जी, अनमोल जी के आंसर को लॉक कर दिया जाए। मुबारक हो, आप जीते हैं अवनी की दोस्ती। जिसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद अनमोल अवनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अवनी अनमोल के बीच की बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन अनमोल कॉल करके अवनी को एक क्लब में बुलाता है। कुछ देर बाद अवनी एक हॉट सी ड्रेस पहनकर क्लब में जाती है। अनमोल उसे देखकर बस देखता रह जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, फिर डांस करने के लिए फ्लोर पर जाते हैं। तभी डांस करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अनमोल प्यार से अवनी के बालों को सहलाने लगता है। तभी वो उसे बोलती है, क्या बात है, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। इरादे तो ठीक ही थे, बस जब से तुमसे मिला हूँ तब से बिगड़ गए हैं। अच्छा सच? ऐसा क्या देख लिया आपने? ये कजरारी आँखें, ये ग्लॉसी लिप्स, ये नागिन जैसी जुल्फें, कोई पागल ही होगा जो इस रूप का दीवाना नहीं होगा। वैसे पसंद तो आप मुझे भी हो। ये दिल मुझे मेरी सहेली की सौतन बनने पर मजबूर कर रहा है। तो बन जाओ ना। आई लव यू अवनी। आई लव यू टू अनमोल। जिसके बाद दोनों क्लब में बने रूम में जाते हैं और एक साथ प्यार भरे लम्हों को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन मानसी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो ये खुशखबरी अनमोल और अवनी को देती है। फिर एक दिन हाथों में बैग लिए अवनी मानसी के घर आती है और डोरबेल बजाती है। जिसके बाद मानसी दरवाजा खोलती है और बोलती है, ओए तू? हाँ मैं पगलू। पर ये तो बता, तू एकदम से कैसे आई? यार तू अकेली है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी, तो मैंने सोचा मैं तेरी हेल्प के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी तो बेबी की मौसी हूँ। यार तो सच में मेरी पक्की सहेली है, वरना आजकल की सहेलियाँ दोस्त कम सौतन ज्यादा है, पर तू सबसे अलग है। ऐसे ही दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करने लगती है। शाम को जब अनमोल ऑफिस से घर वापस आता है तो अवनी को घर में देखकर हैरान हो जाता है।
तभी मानसी उसे सारी बात बताती है और अनमोल मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, मजा आ गया। अब तो घर के अंदर ही दाल रोटी और क्लब है। मौज ही मौज है बेटे मेरी तो। ऐसे ही वक्त बीतता है। अनमोल और अवनी अपने नाजायज रिश्ते में तरक्की करते जाते हैं। जहाँ एक तरफ अवनी मानसी के मुंह पर सहेली होने का ढोंग करती, तो वही उसके पीछे उसकी सौतन बनकर अनमोल के साथ अय्याशियां करती। मानसी की प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। तो वहीं एक दिन अवनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अनमोल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अवनी भी प्रेग्नेंट है। अवनी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, पर अनमोल ये सब सुनकर जरा भी खुश नहीं होता। दोनों क्लिनिक से निकलकर एक कैफे में जाते हैं, जहां अवनी उससे बोलती है, अनमोल, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। पागल वागल हो गई हो क्या? किस बात की खुशी दिखा रही हो? अरे मेरा एक बच्चा आ रहा है जो मानसी के पेट में है। मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। कभी नहीं, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैं इसे कभी नहीं मारूंगी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अब अवनी अनमोल के बनाए हुए नाजायज रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। फिर एक रात अनमोल अवनी को फोन करता है और उसे जंगल में मिलने बुलाता है और उसे कहता है, ओह मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। पर आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जिसके बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर जैसे ही अनमोल अवनी पर वार करने वाला होता है, तभी उसके पीछे से मानसी उसके सिर पर डंडा मार देती है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अनमोल की वही मौत हो जाती है। दरअसल जब अनमोल ने अवनी को जंगल में मिलने बुलाया था, उस समय अवनी मानसी को सारी बात बताकर उससे माफी मांग रही थी। अवनी इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, जिस वजह से उसने फैसला लिया कि वो मानसी को सब कुछ बता देगी, और उसने ऐसा ही किया। अपने पति अनमोल की सच्चाई जानकर मानसी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि अपने आने वाले बच्चे पर अपने पति की छाया तक नहीं पड़ने देगी। इसलिए जब अनमोल ने अवनी को मारने की कोशिश की, तो मजबूरन मानसी ने उसे पीछे से डंडा मार दिया। कुछ समय बाद मानसी की डिलीवरी हुई और उसे एक बेटा पैदा हुआ। उसके कुछ महीनों बाद अवनी को भी एक बेटी पैदा हुई। दोनों एक साथ बहनों की तरह फिर से रहने लगी। मानसी और अवनी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही थी और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।